हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीतिकाल। तो दोस्तों, हमने पहले आपको निर्गुण के जो आपका भक्ति मार्ग है उसमें हमने निर्गुण के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको। उसके 2 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको वॉच कीजिए ताकि वर्ग 2 आपका ये कंटेंट रहेगा वर्ग 2 के लिए। लेकिन स्पेशली अगर वर्ग 2 आप इससे पढ़ें तो आपको ज़रूर निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमारा कंटेंट केवल वर्ग 2 के लिए नहीं है दोस्तों। इससे आप जैसे यूजीसी नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और जैसे वर्ग 1 हो गया, टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी इससे हल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हिंदी है उसमें अगर रीतिकाल के प्रमुख कवि पूछा है तो टीजीटी, पीजीटी चाहे यूजीसी नेट सब में यही आना है। तो दोस्तों, आप इसके लिए भी वॉच कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल का मतलब अर्थ क्या है? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राज कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। रीतिकाल में ये सभी चीज़ें थी। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा, हॉकिंस के। रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है। क्यों मिलता है दोस्तों? जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? नायिका भेद। रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है तो नहीं बताना है। उक्ति वेद तो आपको नहीं बताना है, तो नहीं का क्या रहेगा? श्रृंगार चेतना। रीतिकाल में सामाजिक चेतना नहीं थी। रीतिकाल में जो भी काव्य मतलब जो भी लिखे जाते थे, जो भी रचनाएं होती थी वो श्रृंगार वर्णन पे होती थी, नायिका भेद पर होती थी, और राजा की प्रशंसा की जाती थी। इस पर था। सामाजिक जागरण के प्रति इसमें कुछ भी नहीं था। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रीतिकाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी राइट आंसर रहेगा। कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति थी। ऊपर भी हमने यही पढ़ा है दोस्तों कि इसमें सामाजिक चेतना नहीं थी, तो नीचे भी यही रहेगा। कला काव्य में मूल अधिकार किसका था? श्रृंगार का, यानी नायक नायिका के बारे में ही वर्णन किया जाता था। कला वासना पूरित माध्यम थी, यानी कला में वासना पूरी तरह से झलकती थी। नायिका का इतना वर्णन किया जाता था, उसका अंगशख वर्णन किया जाता था। काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित था, तो राजा की इतना वर्णन किया जाता था। बस यही था रीतिकाल में। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को काला काल नाम किसने दिया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसने दिया था? सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसे। किसने दिया था दोस्तों? ये आपका वर्ग 1 में भी आ चुका है और आपका यूजीसी नेट में भी आ चुका है, क्योंकि मैंने वर्ग 1 भी क्लियर कर रखा है और यूजीसी नेट भी क्लियर कर रखा है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी इनका उपनाम भी दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना था? तो कौन सा नाम उपयुक्त माना था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी रहेगा, रीतिकाल। देखिए दोस्तों, रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल कहा था इसीलिए, जबकि अलंकृत काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रताप ने कहा था। इस प्रकार आपको ये सब नाम इसके याद रखने होंगे। श्रृंगार काल किसने कहा था? मिश्र बंधु विनोद ने कहा था। इस प्रकार आपको याद रखना होंगे इसके कालों के नाम।
हम आपको एक ऐसी वीडियो बना के देंगे जिसमें आप ये याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा है असत्य कथन दोस्तों? डी असत्य कथन है। आचार्य शुक्ल रीति काल को काला काल मानते थे। हमने ऊपर देखा आचार्य शुक्ल किसे मानते थे? आचार्य शुक्ल रीति काल को क्या मानते थे? ये रीति काल ही मानते थे, काला काल नहीं मानते थे। काला काल की किसने माना है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने माना। ये आपको ऊपर ही बताया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं। हमने वर्ग 1 का जब पेपर दिया था कि 10,058 से और इतने का समय किस रचना का है या किस रचनाकार ने इसको किस भाग में विभक्त किया है, या फिर रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, या श्रृंगार काल किसने कहा है, या भक्ति काल किसने कहा है, या कालों के नाम पूछे जाते हैं। तो हम आपकी एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे काल आपको वर्णित होंगे। जैसे जो आपका हिंदी साहित्य वो 4 कालों में विभक्त है, और कौन से सन से लेकर कहाँ तक के सन को किस काल में विभक्त किया गया है, उसके बाद किस काल की कितनी शाखाएं हैं। तो हम ये आपका पूरा वीडियो लाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रीति भुक्ति ये नहीं है। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। रीति सिद्ध के कुछ कवि हैं, रीति मुक्त के हैं, कुछ रीतिबद्ध के हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा, रीतिबद्ध। देखिए दोस्तों, इसमें लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले को क्या बोला जाता है? रीतिबद्ध बोला जाता है। हमने आपको बताया रीति काल को 3 भागों में बांटा गया। जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं तो उन्हें रीतिबद्ध बोला जाता है। रीति सिद्ध वो होते हैं जो एक रीति में जो परंपरा चली है, मतलब जो रीति काल की उसे, और जो रीति मुक्त होते हैं वो किसी भी बंधन को नहीं मानते हैं। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है दोस्तों? चिंतामणि से। तो इसका रीति काल को किसने प्रारंभ किया था? चिंतामणि ने। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टीजीटी में आ चुका है। चिंतामणि का संबंध रीति काल की किस काव्य धारा से है? तो हमने ऊपर देखा है चिंतामणि रीति काल के हैं, लेकिन वो किस बेसिकली धारा से जुड़े हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति लक्ष्य तो है ही नहीं। आपको हम बता दें, रीति लक्ष्य तो है ही नहीं, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। बाकी ये 3 बची है, इसमें से आपको तो वो रीतिबद्ध के हैं। चिंतामणि किससे जुड़े हुए हैं? रीतिबद्ध से जुड़े हुए हैं। रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा गया है? तो किन्हें कहा गया है दोस्तों? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुकरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। यानी उन्होंने क्या किया है, एक नियम के अनुसार वो चलते गए हैं, परंपरा का अनुसरण किया है, लेकिन कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। जैसे बिहारी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? तो कौन सा है इनमें से रीति सिद्ध धारा का कवि? ऊपर हमने क्या पढ़ा था? रीति सिद्ध कौन से होते हैं? जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है लेकिन काव्य रीति परंपरा के अनुसार उसका अनुसरण जरूर किया है। तो इसका क्या हमने क्या बोला था? बिहारी। इन्होंने केवल एक ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसैया, और रीति परंपरा के अनुसार लिखा है, लेकिन वो एक ग्रंथ से इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग बिहारी बिहारी रीति सिद्ध बोलते ना। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी बिहारी, और रीतिकालीन कवि पूछ ले तो सबसे पहले बिहारी का नाम आता है। यानी ग्रंथ एक लिखा है या ग्रंथ नहीं भी लिखे तब भी उनका नाम फेमस है। सी, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्हें, अब रीति मुक्त कवि कौन से हैं?
जिन्होंने क्या हुआ, प्रत्येक नियम की अवहेलना की है, यानी इन्होंने कोई भी नियम में बंध के काम नहीं किया हुआ है। उन्होंने जैसे जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन है तो श्रृंगार का कर लिया, जहाँ पर भक्ति उन्हें लगा अच्छा तो भक्ति भी साथ में कर ली। जैसे रीति से मुक्त हैं घनानंद, उन्होंने अपनी प्रेमिका की तुलना किससे की है, श्री कृष्ण से, तो वो क्या हो गए, रीति मुक्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमिका का भी वर्णन कर लिया और श्री कृष्ण जी का वर्णन भी कर लिया, तो उन्होंने किसी भी परंपरा का अनुसरण नहीं किया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि रीति मुक्त कौन से, रीति बद्ध कौन से, रीति सिद्ध कौन से, तभी वहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, रीति मुक्त कवि का नाम बताइए, तो आप वहाँ पर बता नहीं पाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, तभी वर्ग 2 आपका क्लियर हो पाएगा। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है दोस्तों, रसनिधि। रसनिधि नहीं आता है, इन्होंने रीति बद्ध में लिखा हुआ है, रीति मुक्त में नहीं लिखा। रीति सिद्ध बिहारी हैं, रीति बद्ध रसनिधि हैं, और रीति मुक्त कौन से, रसलीन। रसलीन भी श्री कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका थी सुजान, सुजान ने जब उन्हें ठुकरा दिया तो वो जब वृंदावन आए तो तब उन्होंने कृष्ण भक्ति की एक मतलब वो उसमें डूब गए, तब उन्होंने अपने सुजान श्री कृष्ण को सुजान कह के पुकारा, जबकि उनकी प्रेमिका का नाम ही सुजान था। जैसे ठाकुर ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, और उसके बाद ठाकुर उन्होंने श्री कृष्ण को पदवी दी है, लेकिन वो राजाओं की प्रशस्ति में काम करते थे और उन्हें भी वो ठाकुर बुलाते थे। आलम ने भी अपनी प्रेमिका का वर्णन किया है। आलम किस धारा के कवि हैं, तो किस धारा के कवि, ऊपर ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं, रीति मुक्त के। आपको इस तरह से पूरे लेखकों की एक लिस्ट बनाना है, याद करना है दोस्तों। यूजीसी नेट में जो आते हैं और एमपी सेट में, आप उसके लिए भी हमारे वीडियो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असत्य कथन को चुनिए। आलम रीति सिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया था कि आलम जो है आपके रीति मुक्त कवि हैं, और बाकी ये सभी सत्य हैं। रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, घनानंद रीति मुक्त हैं, हमने पहले बताया, उन्होंने कुछ नहीं माना, जहाँ उनका मन हुआ उन्होंने वैसा किया। और आलम रीति सिद्ध हैं, तो रीति सिद्ध नहीं है, आलम रीति मुक्त कवि हैं। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है, तो किसने की है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्ग 1 में आ चुका है दोस्तों। जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी ये आ चुका है, क्योंकि मैंने 2018 का भी दिया था और अभी 2023 का भी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सेनापति। सेनापति क्या है, प्रकृति पर रचनाएं करते हैं, तो कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है, उसका नाम क्या है, सेनापति। उन्होंने रीति काल के होते हुए भी प्रकृति ग्रंथों का वर्णन किया है रीति काल में। रीति निरूपण, देखिए दोस्तों, रीति ऐसे होता है जैसे मतलब जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा है, फिर उनके 4 भागों को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे जो भक्ति काल के थे। अब भक्ति काल में दोस्तों जो प्रेम का वर्णन करेंगे तो उन्हें भी तो किसी डिपार्टमेंट में फेंकना पड़ेगा, तो उन्हें सूफी मार्ग में फेंक दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो लेखकों का है ना डिवाइड कर दिया, जैसे वैज्ञानिक डिवाइड करते हैं ना, उसी प्रकार से किया है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये किसकी रचना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कवि है जिसके द्वारा किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा। तो देखिए, पहले रीति काल में जो भी कवि होते थे वो किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे, इसलिए इसे रीति काल कहा गया। वो क्या करते थे, या तो राजा की प्रेमिका का वर्णन करते थे, या फिर राजा के राजा का वर्णन करते थे, और राजा का या तो फिर किसी प्रेमिका से या उनकी रानी का, जो आजकल जिसको बोलते हैं
प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उस पर वर्णन करते रहते थे। तो वो एक में समझ लीजिए ऐसा ईसाई रहा करता था। तो वो लेकिन इस बारे में पूछ रहे हैं वे कौन सा कवि है जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं था। तो ये कौन से हैं दोस्तों? वृंद कवि। निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रस्तुति में काव्य लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? केशवदास ने। काला क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? केशवदास को माना जाता है। रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? रीतिकाल के प्रथम कवि केशवदास को माना जाता है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है दोस्तों? आपकी डी इसमें से नहीं है, क्योंकि रसिक प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, रतन भवानी भी है। रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? रीतिकाल के, क्योंकि वो उनसे ही आरंभ हुआ था केशवदास से। तो उनकी कौन सी रचना से भी हुआ था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कौन सी है? रसिक प्रिया से हुआ था। संस्कृत के प्रखंड विद्वान केशव का आचार्य तत्व उनके किस रीति निरूपण ग्रंथ से लक्षित होता है? कौन से ग्रंथ से होता है दोस्तों? इसका डी राइट आंसर रहेगा, यानी बी और सी, कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों से। रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? तो कौन सा कथन आ सकती है दोस्तों? डी इसका आ सत्य रहेगा। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। केशव की मान्यता थी कि कविता और काम्यानी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं हो सकती। रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना थी। तो डी इसका गलत है, बाकी सभी सही हैं। आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो किस काव्य को कहा है दोस्तों? केशवदास को। इनको उपाधि दी थी। अगर उसमें आ जाए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता? आप फटाफट टिक करोगे केशवदास को। आलोचकों ने कहा था। केशव की काव्य रचना में संवादों की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों में से केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाले कवि कौन से हैं? तो हमने ऊपर ही इसको आपका आंसर दे दिया था, बिहारी सतसैया ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? यानी कोई भी लेखक कुछ भी लिखता है तो उसकी प्रेरणा, जैसे कोई लेखक कहीं घूमने, उसे कोई गरीब बच्चा दिखा तो उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया? अपना अपना भाग्य, हिंदी में। तो दोस्तों आपने अपना अपना भाग्य के बारे में पढ़ा हुआ होगा, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, यानी हिंदी से जो पेपर देते रहते हैं वो बहुत उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्या रहेगा? बिहारी सतसैया का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो इसका ए राइट आंसर रहेगा, गाथा सप्तशती। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? तो कौन सा मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसैया। बिहारी सतसैया में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? तो कितने दोहे श्रृंगारिक हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 600 दोहे। बिहारी सतसैया में कितने दोहे हैं दोस्तों? 600 दोहे, आप ये याद रखिएगा। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। तो किसने कहा है दोस्तों? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन में भी कुछ क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा सेशन थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है दोस्तों, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और अपने सभी जान पहचान जो वर्ग 2 टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सेट सभी दे रहे हैं, उनको भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। और दोस्तों इससे क्या होगा, आपके जो चाहने मतलब जो जानने वाले होंगे उन्हें क्या होगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। थैंक